अच्छा, चैप्टर का जो नाम है ना आप सिलेबस में, दैट इज विद द नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के नाम से भी ना ये चैप्टर थोड़ा सा बुक्स में होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम स्टेट्स की बात करें तो एनी मैटर हैज थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा, अब अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसमें क्या होता है, लिक्विड है तो क्या होता है, गैस है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो सॉलिड, अगर कोई चीज सॉलिड्स है ना, तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या अगर आयनिक कंपाउंड की बात करोगे तो उसमें आयन्स होंगे। अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात, या कोवलेंट कंपाउंड की बात करोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। राइट। तो सॉलिड्स में जो इन, अगर एटम, भाई एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं। कोई भी मैटर एटम्स का भी बना हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी बना हुआ हो सकता है, and it can also be made up of ions, like in ionic compounds. So collectively, atoms, molecules, and ions are known as particles. Right? तो पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर एक्चुअली, तो मतलब जब मैं पार्टिकल का वर्ड यूज करूंगा तो अब चाहे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो चाहे कोवलेंट की बात कर रहे हो, तो मैं अब अलग से मॉलिक्यूल या एटम या आयन कहने के बजाय उनको पार्टिकल्स बोलूंगा फिलहाल। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक दिस। So we say that in solids particles are closely packed and, अच्छा ये पार्टिकल्स है ना, ये अपनी जगह पे नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे ही रहते हैं, बट दे कीप वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशंस, मतलब अपनी जगह पे आगे पीछे इस तरह से हो रहे होते हैं, दे कीप वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, लेफ्ट राइट इस तरह से। एंड थर्डली पार्टिकल्स, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इन चीजों की वजह से, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड रेगुलरली अरेंज्ड, हम कहते हैं कि सॉलिड्स हैव, नंबर वन, दे हैव फिक्स्ड शेप, also solids have fixed volume, and because particles are at their position, they do not leave their position. That's why solids do not flow. उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उनका शेप चेंज नहीं होता, वो फ्लो नहीं करते। राइट। एंड थर्ड, and moreover solids में particles, they are already close together. So if we apply force on any solid, the particles cannot move any further. तो वो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी टच कर रहे होते हैं। तो इफ यू अप्लाई अ फोर्स, पार्टिकल्स डू नॉट मूव फर्दर अपार्ट, मतलब फर्दर क्लोजर नहीं हो सकते एक दूसरे के, क्योंकि ऑलरेडी टच कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि जगह ही नहीं है ना और करीब करीब होने की। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सही है, बात समझ आई? यस सर। नॉट बी कंप्रेस्ड। अच्छा, अब लिक्विड्स में क्या होता है?
लिक्विड्स में जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड दोज आर आयनिक बॉन्ड्स, इन केस ऑफ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल दोज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है पढ़ा ना बॉन्डिंग में। और इन केस ऑफ मेटल्स दोज आर मेटालिक बॉन्ड्स, इन केस ऑफ जाइंट कोवलेंट और मैक्रो मॉलिक्यूल दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स। व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड। और सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क होता है कि पार्टिकल्स दे आर ऑलरेडी क्लोज टुगेदर, तो अभी भी होते हैं, मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं होते, बट दे आर एबल टू मूव अबाउट ईच अदर, वो एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और वो अब पहले रेगुलरली अरेंज थे, तो अब वो इरेगुलरली अरेंज हो गए। मतलब पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे होने का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर चला जाएगा, बस एक पार्टिकल को जंप करके दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, तो दे कैन मूव अबाउट ईच अदर। इन लिक्विड्स particles are slightly apart from each other, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, बस थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। So what chapter is this? This is states of matter. Okay, sir. Secondly, particles can move about each other. जब भी liquids can flow, particles can move about each other. Thirdly, कि वो randomly arranged हुए होते हैं। Particles are randomly arranged, जिसकी वजह से लिक्विड्स का वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, सॉरी वॉल्यूम तो नहीं, शेप चेंज होता है। लिक्विड्स हैव वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ 1 लीटर वाटर बॉटल, तो इफ आई ट्रांसफर दैट वाटर इनटू ग्लासेस, तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना, चाहे वो बॉटल में है, चाहे वो ग्लास में निकाल लो, चाहे वो जमीन पे डाल दो, तो इट्स वॉल्यूम विल स्टे फिक्स। However, their shape do not stay fixed because their shape keep changing. For example, if the water is in bottle, तो उसका water का जो bottle है उसी का shape ले लेगा पानी। कप में डालोगे तो कप का shape ले लेगा, तो उनका shape fix नहीं होता। Do not have fixed shape. However, their volume is fixed. Fixed volume. And liquids, क्योंकि particles can move about each other, तो liquids can flow. और इनके बीच में स्पेसेस जो है ना स्लाइटली अपार्ट होते हैं, मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे भी तो वो कंप्रेशन उनकी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी करीब करीब या हल्का सा और करीब करीब हो जाएंगे, तो ऐसा फील पता नहीं लगता कि कंप्रेस हुए। We can say liquids are also incompressible like solids. Right? अच्छा, थर्ड स्टेट हमारे पास क्या है? गैस है। और गैसियस स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड को हीट करोगे वो बॉयल होगा, and the spacing between the particle increases. So we say particles are far apart from each other. Liquid में particle जो है वो they are moving about each other, but in gases particles move randomly in all direction. Randomly मतलब कभी कोई किधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई fix उनका motion नहीं है। Particles move randomly
in all directions at high speeds. ठीक है, और अरेंजमेंट तो रैंडम ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रैंडम अरेंजमेंट। अच्छा, इसकी वजह से गैसेस का जो शेप है ना, तो शेप फिक्स होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, ना तो शेप फिक्स होता है ना उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, मतलब जिस कंटेनर में गैस, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी बॉटल है हमारे पास, उसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसी कंटेनर का अगर मैं कैप ओपन कर दूं और वो पूरे बड़े कंटेनर में फैल जाए या पूरे रूम में फैल जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब पहले उनका वॉल्यूम छोटा था, कंटेनर का वॉल्यूम जितना था उतना ही उनका वॉल्यूम था, क्योंकि उस वक्त वो कंटेनर में स्प्रेड आउट हुए थे। जब उसको हमने रूम में डाल दिया, तो उन्होंने रूम का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनका वॉल्यूम जो है वो रूम के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, नीदर इट हैव फिक्स वॉल्यूम, एंड ऑब्वियसली गैसेस फ्लो करती हैं, and they have particles that have spaces between them. So if you compress a gas, gas particles can move closer to each other. It means gases are compressible. सही है, लिख लिया है सबने यहाँ तक? Sir, I have a question. जी, Sir, in the past papers, I saw a question. It was like, why does it take more energy to make a substance go from liquid to a gas than from solid to a liquid? ओके, देखो, इसका आंसर ये है कि when we are converting from liquid to gas, particles have to move very far apart from each other, because atmospheric pressure, you know what atmospheric pressure is? एयर का जो प्रेशर है, it does not allow these molecules to spread out. So when you are converting from solid to liquid state, you do not have to consider the atmospheric pressure, क्योंकि जब इनको हम मेल्ट करते हैं ना सॉलिड से लिक्विड में, तो पार्टिकल जस्ट get slightly far apart from each other, that's it, but they stay almost near to each other. However, when you have to convert from liquid to gas state, you have to move particles very far apart from each other. So you have to allow gas to expand, and in order for the gas to expand, it has to cater the atmospheric pressure acting on it due to the in the atmosphere. So in order to do the work done on the atmosphere, we need to supply more energy to the liquid molecule when we have to convert a liquid from a liquid to a gas, as compared to solid to liquid. Okay, you cannot say कि solid have more forces of attraction, liquid have less forces of attraction. Forces of attraction तो वही है ना, molecule तो same है. However, gas में, because particles have to move more far apart from each other, it means gas molecules have to do work done against the atmospheric pressure. You guys know what work done is? तो फोर्स लगाएंगे गैस मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को धक्का मार के आगे पीछे होने के लिए, तो इसलिए इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, so that's why I have to supply more heat energy. Got it? Who was asking? Bilal? Daniel? Sir, me, Daniel. Okay, Daniel, समझ आई बात? Yes, sir. Okay. आगे बढ़े? Yes, sir. सबने लिख लिया है, आगे बढ़ जाए? Yes, sir. Okay. अच्छा, नेक्स्ट देखो, अबाउट गैसेस, हमारे पास जो हमारा जो सिलेबस है ना, वो गैसेस को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? तो
सॉलिड और लिक्विड स्टेट को हम इतना फोकस नहीं करेंगे। अब गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस एक कंटेनर के अंदर है, तो molecules of gas have high energies and they are moving randomly in all direction. When they are moving randomly in all direction, so obviously they will be colliding with each other. Gas molecules are moving randomly in all direction, so they are colliding with each other, and they are also colliding with the walls of their container. This container में वो है, they are also colliding with the walls. So when they collide with the walls, they exert a force on a wall. Is it? Of course, if anything collides with any surface, it exerts a force on that surface. And that force per unit area, force, wall has an area, na, wall का एक area है, and force acting per unit area makes up a pressure of a gas. देखो अगर किसी कंटेनर में गैस भरी भी होती है, उस कंटेनर में एक प्रेशर हो जाता है गैस की वजह से. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के टायर में जब हवा भरते हैं तो वाई हाउ डज इट इन्फ्लेट्स, और बैलून में जब हम एयर भरते हैं तो वाई बैलून इन्फ्लेट्स, बिकॉज molecules of gas are at a higher pressure, they collide with walls. अगर बैलून की बात है तो they collide with the walls of the balloon. In tires, they collide with the walls of the tires, so they exert a force on the tire, and that force per unit area of the walls makes up a pressure of a gas. तो वो प्रेशर की वजह से जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है. And this actually is told us about kinetic particle theory. Kinetic particle theory explains the motion of gas molecules. Obviously, it also explains the motion of solid and liquid molecules, but we are more concerned with the motion of the gas molecules here. So kinetic particle theory basically जहाँ भी आप word kinetic देखो ना, तो word kinetic means related to motion or movement. The word kinetic is basically related to movement or motion. क्योंकि आपने फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. सही है. तो अब ये फॉर्मूला केमिस्ट्री के लिए तो याद नहीं रखना है आपको, बट स्टिल यू नो कि पार्टिकल्स हैव अ स्पीड, दे हैव काइनेटिक एनर्जी. तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, more heat energy is supplied to the gas, their kinetic energy increases. जब kinetic energy increase होगी, देखो जब आप heat करोगे किसी गैस को, that heat energy is basically converted into kinetic energy of a gas. So if you are increasing the heat energy, kinetic energy increases, and if you are increasing the kinetic energy, it means speed of molecules are increasing, and if you are increasing the speed, it means will collide with the walls with a greater force. If they're colliding with the wall with a greater force, it means their pressure will increase. The pressure आप पढ़ोगे physics में आगे, but for now, well, you're not supposed to remember the formula of the pressure in as far as chemistry is concerned, but obviously you'll be studying it in physics, so interlink कर सकते हैं हम लोग. तो force जब लगेगी ज़्यादा तो pressure भी बढ़ जाएगा गैस का. Kinetic particle theory हमें यही बताती है कि जो gas molecules होते हैं in any container, they exert a force, and that force per unit area makes up a pressure of a gas. It is written in the handout, but I will just give you a simpler explanation ना. तो मैं आपको simpler wording में इसकी theory लिखवा देता हूँ, ये लिख लो अपने पास. It says that gas molecules or particles are in continuous random motion they collide with each other and with the walls of their container. When they collide with the walls
they exert a force, and that force per unit area makes up a pressure of a gas. Let me know when you are done writing. Done? हाँ भाई आगे बढ़े. No, sir, I'm not. Sir, I'm done with the writing. We can move forward.
बाकी सबने लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो, next we have to study gas laws. अच्छा, first gas law is Boyle's law. Boyle's law हमें क्या कहता है कि pressure of a gas is inversely proportional to volume. देखो क्या मतलब है इस बात का। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इट वुड बी लाइक दिस: प्रेशर is inversely proportional to volume. It means if you increase the pressure on a gas, its volume always decreases. For example, जैसे एक कंटेनर हम लें और उस कंटेनर का जो हेड है ना, उसको हम मूवेबल बना दें, मतलब वी कैन अप्लाई फोर्स ऑन दैट कंटेनर, और इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर नाउ राइट नाउ फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर इस गैस पे हम फोर्स लगाएं, ये जो प्लंजर है इसको पिस्टन कहते हैं, दिस इज नोन एज पिस्टन। जैसे आपने वो सिरिंज देखी होगी ना इंजेक्शन वाली, उसमें अगर आगे से आप निडल निकाल के अपने थंब से उसको ओपनिंग ब्लॉक कर दो एंड इफ यू प्रेस द प्लंजर, तो प्लंजर मूव्स फॉरवर्ड, मतलब गैस कंप्रेस होती है, और अगर उसमें लिक्विड भर के आप करोगे ना कंप्रेस, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें खाली हो ना, वो मतलब उसमें एयर है, और अगर फिर आप उसको प्रेस करो तो प्लंजर थोड़ा सा आगे जाएगा। इट मीन्स के वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। फोर्स लगाया इस पे, मॉलिक्यूल मूव क्लोजर टू ईच अदर, मतलब उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना कम वॉल्यूम में। जब भी आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आसान सी बात है, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में। देन वी हैव अनदर लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अच्छा जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, टेम्परेचर इज स्टेइंग कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे इस वक्त गैस का। इसी तरह जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे वॉल्यूम पे, तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर नहीं चेंज कर रहे। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है, आप इसको हीट एनर्जी ज्यादा दे रहे हो ना, तो गैस मॉलिक्यूल विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, they will try to move far apart from each other, and if you allow that gas to expand तो their volume will increase, ना वो expand हो जाएगा। जब भी आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब भी डिक्रीज करते हो तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है उनकी। सही है। समझ आई ना ये बात? Yes, sir. जी सर। अच्छा, एक और लॉ होता है, थर्ड लॉ इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ। अच्छा, लॉस के नाम तो नहीं पूछता वो,
एग्जामिनर, बट आपको बस रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एवोगाड्रोस लॉ क्या है? इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, अब राइट नाउ यू डू नॉट नो नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन राइट नाउ कंसिडर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दी, मतलब गैस बढ़ा दी है, तो ज्यादा गैस मतलब ज्यादा वॉल्यूम ना, गैस ज्यादा होगी तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, तो गैस बढ़ा दोगे तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें ना चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना होता है। चेंज ऑफ स्टेट से क्या मतलब है कि अगर मुझे किसी सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, हम हीटिंग करेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और अगर मुझे किसी लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। इसी तरह अगर हमें किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज बॉइलिंग। सिमिलरली अगर गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठंडा करेंगे उसके लिए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपने पहले भी सुनी हुई होंगी। देन इज अदर टर्म, अगर मुझे किसी सॉलिड को डायरेक्टली हीट करके गैस में कन्वर्ट करना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। और अगर किसी गैस को हम ठंडा करें और डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में ना हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। चाहिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? No, sir. अच्छा, ये बचपन से पढ़ते आए हैं सब, है ना? अगर है प्रॉब्लम, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। वैसे लाइक मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ change of state from solid to liquid at a constant temperature, known as its melting point। देखो क्या मतलब है इस बात का। अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, लेट्स से मैं कंसिडर कर रहा हूँ सॉलिड में आइस को, वाटर की जो सॉलिड स्टेट है दैट इज आइस, बर्फ। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, रेगुलरली अरेंज्ड, टाइटली पैक्ड, like this. When we heat ice, its temperature increases and particles they start vibrating more vigorously, ज्यादा दूर दूर होंगे एक दूसरे से वाइब्रेट करके।
and at a particular temperature which is 0 degree Celsius. मतलब ice का जो melting point है ना, that is 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius, ice starts to melt into water, and these particles move slightly apart from each other and becomes irregularly arranged. We say that solid is converted into liquid, and liquid state of ice is water. But during the time of melting, during the time when melting is taking place, the temperature does not increases. For example, if you uh, take out the ice from a refrigerator, and right now its temperature is minus 10 degrees Celsius. When you start heating the ice, its temperature reaches to 0 degrees Celsius. But at 0 degrees Celsius, ice starts to melt. And though you are supplying heat energy continuously, but still the temperature of the ice does not increases. वो melt जैसे हो रहा है ना, solid से liquid में convert हो रहा है. During that time, during the change of state, there will be no increase in temperature. Though you are continuously supplying heat energy, तो वो heat energy जा कहाँ रही है? वो heat energy basically जो molecules के बीच में bonds होते हैं ना, उनको break करने के लिए consume हो जाती है. So during change of state, although heat energy is continuously supplied, but there is no increase in temperature. Because that heat energy is consumed to break the bonds between particles. सही है, लिख लिया है? No, sir, not yet. लिख के बता देना. Sir, I finished writing. Okay. इसी तरह अगर हम आगे फर्दर किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड के बाद जो स्टेट आएगी वो गैसियस स्टेट आएगी ना, और वाटर की गैसियस स्टेट को हम स्टीम कहते हैं. तो इनफैक्ट जब सारा का सारा आइस मेल्ट होके वाटर बना लेगा, तो टेम्परेचर विल स्टे कांस्टेंट अनलेस ऑल द आइस इज मेल्टेड टू फॉर्म वाटर 0 degree Celsius. Further heating it will increase the temperature of a liquid to 100 degrees Celsius, and 100 degrees Celsius is basically the boiling point of water, because at the temperature of 100 degrees Celsius water starts to convert into steam. मतलब वो liquid state से अपनी gas state में आना शुरू हो जाता है.
and during the time through which liquid is being converted into gas, मतलब water जब steam में convert हो रहा है, so all that during all that time, although you are continuously supplying heat energy, but still again there will be no increase in temperature. So where does that heat energy goes? That heat energy is consumed to break the bonds between the liquid molecules or liquid particles. ठीक है, तो जो आंसर इसका लिखा है लिक्विड का वही गैस का भी है. अब ये बेसिकली ना केमिस्ट्री में ऐसे पूछता नहीं है, but you should have an idea because this is the question that is usually being asked in physics कि वो बताओ कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा. तो यहाँ नहीं पूछता, लेकिन क्योंकि ये स्टेट्स दिए हुए हैं हमारे पास, मेल्टिंग की डेफिनेशन है और मेल्टिंग की डेफिनेशन में लिखा हुआ होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वो समझने के लिए ये हमें जरूरी है समझना कि कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या मतलब है. इसी तरह मेल्टिंग के बाद दूसरी चेंज ऑफ स्टेट क्या है? बॉइलिंग. बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम liquid to gas at a constant temperature known as its, वो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग में ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट. सही है. Yes, sir. अच्छा, हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हीटिंग कर्व. हीटिंग कर्व बेसिकली हमें क्या बताता है? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक आइस फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर और उसका अभी जो टेम्परेचर है डेट इज -10 डिग्री सेल्सियस. तो वाई एक्सिस पे आई एम टेकिंग टेम्परेचर in degree Celsius and x axis पे we are supplying saying heat energy. So when ice is taken out from a refrigerator, its temperature right now is -10 degrees Celsius. When we heat that ice, its temperature increases. Its temperature keeps increasing until it reaches to 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius, although you are continuously supplying heat energy, but there will be no further increase in temperature. Reason being because ice has started to melt, and during all the time through which ice is being melted, its temperature won't increase because whatever heat energy you are supplying right now, it is being consumed to break the bonds between the molecules of water. So there will be no increase in temperature. Temperature increase इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि particles की kinetic energy अब increase नहीं हो रही है. वो एनर्जी जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कंज्यूम हो रही है. जब तक कि सारा का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. वंस ऑल द आइस हैज बीन मेल्टेड, नाउ फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और फर्दर हीटिंग दैट लिक्विड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अगेन. द टेम्परेचर विल कीप इंक्रीजिंग. और कब तक इंक्रीज होता रहेगा? जब तक कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए. In our case, we are taking water as an example. The water has a boiling point of 100 degrees Celsius. Means at 100 degrees Celsius, pure water actually starts to boil off. And during the time through which boiling is taking place, the temperature will again stay constant. Unless all the liquid has been vaporized or boiled to form gas. Steam में convert हो जाएगा सारा का सारा water. And after all the liquid is boiled off, gas में convert हो गया, further increasing the temperature will start increasing the temperature of a gas. तो ये जो पहला कांस्टेंट टेम्परेचर आया है ये शो कर रहा है कि मेल्टिंग हो रही है. और दूसरा जो कांस्टेंट टेम्परेचर आया है दैट इज शोइंग कि ये बॉइलिंग हो रही है. क्योंकि देखो बॉइलिंग जब हो रही है तो टेम्परेचर वाई एक्सिस पे वैल्यू ऊपर नहीं जा रही है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है. ठीक है. जब मेल्टिंग हो रही है तो उस पर भी टेम्परेचर जो है वो
y एक्सिस पे वैल्यू नहीं बढ़ी है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। दिस इज हीटिंग कर्व। कूलिंग कर्व भी जो है ना ऐसा ही होता है। कूलिंग कर्व मतलब अगर आपके पास स्टीम हो, उसको ठंडा कर रहे हो आप, गैस बना रहे हो, मतलब गैस से वापस लिक्विड बना रहे हो, उसको फिर हम कूलिंग कर्व कहेंगे। ये हो गया ना, आगे बढ़ाऊं या नहीं? कूलिंग कर्व में क्या होगा, ऊपर Sir, से I स्टार्ट have a करेंगे हम question. ग्राफ। जी। Sir, when you draw like for the graph, like the steepness is more when it's from like solid from -10 to 0 than from 0 to 100. Is that because it takes more energy? Reason is that the ice was at a -10 degrees Celsius, so it starts to melt at 0 degrees Celsius. So from -10 to 0, there is a smaller difference, na 10 degrees Celsius difference. However, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. From 0 to 100 ये बड़ा difference है ना 100 का, तो वो ज़्यादा लंबा इसलिए दिखाया है। अच्छा, it's not about steepness. I'm not saying कि gradient देखो, इसका gradient तो वो मैंने randomly बनाया हुआ है. I'm not considering the gradient. I could have drawn it like this as well. ठीक है? It doesn't matter here right now. However, the difference in the temperature is bigger from melting to boiling as compared to from -10 to melting. But the steepness here doesn't matter. That has been randomly drawn. ठीक है? वो मैं यूं भी बना सकता था. सही है? Okay, sir. So when we cool down this gas, so when temperature decreases, तो क्या होगा? गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो that process is known as condensation. And during all that time when gas is being condensed off, तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो हीट एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर रहे ना, निकाल रहे हैं इसमें से हीट एनर्जी। हीट एनर्जी निकालेंगे तो ठंडा कर रहे हैं उसको, तो जो हीट एनर्जी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे आप हीट एनर्जी निकाल रहे हो उतनी अंदर से बाहर भी आ रही है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब चेंज ऑफ स्टेट में जब कंडेंसेशन हो रही है और जब बॉइलिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है या फ्रीजिंग हो रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थ्रू कंडेंसेशन टेम्परेचर विल स्टे कांस्टेंट और थ्रू फ्रीजिंग टेम्परेचर विल आल्सो स्टे कांस्टेंट। दिस वुड बी योर कूलिंग कर्व। गॉट इट? Yes, sir. So we have three states: solid, liquid and gas. जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। जब कोई चीज लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज freezing. And if a liquid is being converted into solid, that process is boiling. And if a gas is being converted to liquid, that process is being known as condensation. इसी तरह सॉलिड से जब कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है तो दैट प्रोसेस इज sublimation. If anything is being directly converted from solid to gaseous state, that is sublimation. और अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, अपोजिट टू दैट ऑफ सब्लिमेशन इज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है? ये सारे प्रोसेसेस आपको याद रहे। Okay, sir.
बन गया ये? इसको बना के आप लोग जा सकते हो, फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।